नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10 की जो पुस्तक है कृतिका भाग 2, उसका लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 1 मैंने आप लोगों को पहले ही सारांश और उसके प्रश्न उत्तर जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अब आगे मैं लेसन नंबर 2 जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक, इसके सार के बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये जो कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक का जो नाम है वो है कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी इस कहानी के लेखक हैं। चलिए थोड़ा सा 2 मिनट हम कमलेश्वर जी के बारे में जान लेते हैं। कमलेश्वर जी का जन्म सन 1932 में मैनपुरी जो उत्तर प्रदेश में है वहां पर हुआ था। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन ली थी वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ली थी और वहां से उन्होंने एमए किया था। और दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर जी ने कई पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया है, जैसे कि सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर इसमें से प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है और 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। तो ये था थोड़ी सी बातें जो मैंने आपको लेखक के बारे में बताई, कमलेश्वर जी के बारे में, उनके जन्म, मृत्यु, उन्होंने एजुकेशन कहाँ से की, क्या की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जॉर्ज पंचम की नाक, इस कहानी में उन्होंने क्या बताया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कहानी किस चीज के बारे में है। तो हमारे समाज में नाक तो एक इज्जत का प्रतीक है, प्रतीक ही माना जाता है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े बहुत सारे मुहावरे भी बहुत सारे प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक काटना आदि। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका बहुत ही व्यंग्यात्मक उपयोग कमलेश्वर जी ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में किया है। सारा का सारा व्यंग किसके ऊपर है? नाक शब्द पर ही केंद्रित कर दिया है। और इसी नाक शब्द पर केंद्रित करते हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद भी, हम जब आजाद हो चुके हैं उसके बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की जो मानसिकता है और विदेशी आकर्षण पर जो गहरी चोट है उसी के बारे में उन्होंने इस कहानी में दर्शाया है। तो चलिए शुरू करते हैं कमलेश्वर जी की कहानी के सार के बारे में। तो इस सार को शुरू करने से पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि यदि आपको ये जो सार है या हमारे जितने भी इससे लेसन नंबर 1 है, इसमें मैंने जो सार बताया है, माता का आंचल, क्वेश्चन आंसर या ये सारे, इस सभी के सभी आपको हमारी वेबसाइट www.educationforindia.com में जाकर ये आपको टेक्स्ट के रूप में मिल जाएगा। आपको ऊपर आई बटन पे इसका लिंक मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर इस लिंक में जाके आप इसको टेक्स्ट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस कहानी का सार, जिसका नाम क्या है? जॉर्ज पंचम की नाक। इस कहानी में उस समय के भारतीय सरकार की मानसिकता को व्यक्त किया गया है, जो वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे और उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी परतंत्रता की मानसिकता बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इस कहानी के माध्यम से क्या व्यक्त किया जा रहा है? कौन सी मानसिकता को सरकार की व्यक्त किया जाता है कि आजादी मिल चुकी, अब हम उनके गुलाम नहीं रहे, अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए, फिर भी हमारी जो परतंत्रता की मानसिकता है वो अभी भी बनी हुई है। ब्रिटेन की ठसक इतनी है कि वहां की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर हम अपनी सभी प्रक्रियाओं को छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता है और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को लगाने के लिए अपना नाक काटने को तत्पर दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह व्यंग प्रधान कहानी है। मतलब ब्रिटेन की जो ठसक है इतनी है लोगों को, इतनी है सरकार को कि रानी एलिजाबेथ भारत आ रही है, तो उनकी तो क्या हो रहा है, सारे के सारे काम को छोड़कर उन्हीं की जो प्रक्रिया है सब
उनके आने की जो प्रक्रिया है उसी की तैयारी में स्वागत करने में सब के सब तंत्र लग चुके हैं। कौन सा तंत्र? सरकारी तंत्र। और जॉर्ज पंचम की जो टूटी हुई नाक है उसको लगाने को लेकर सब तत्पर दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इस कहानी को बहुत ही व्यंग्य कहानी प्रधान दिया गया है। अब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय, इंग्लैंड की रानी है एलिजाबेथ द्वितीय, जो अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। उनके आगमन की चर्चा रोज लंदन के अखबारों में हो रही थी। इंग्लैंड की रानी जो थी वो भारत आने वाली थी और उनके आने की चर्चा कहाँ हो रही थी? लंदन के अखबारों में हो रही थी। तैयारियां भी चल रही थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन कौन सा सूट पहनेंगी इसे लेकर दर्जी परेशान था। तैयारियां तो खूब चल रही हैं भारत में, और यहाँ पे रानी हिंदुस्तान जाएंगी, पाकिस्तान जाएंगी और नेपाल जाएंगी, तो उनके दौरे पर वो कौन कौन सा सूट पहनेंगी इसके लिए कौन परेशान था? हमारे यहाँ का दर्जी परेशान था। उनके आने से पहले रानी के सेक्रेटरी आदि सुरक्षा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे। मतलब रानी के जो सेक्रेटरी थे, सीए वगैरह, वो सब क्या करना चाहते थे? दौरा करना चाहते थे। तो वहां के सेक्रेटरी क्या करना चाहते थे? सुरक्षा की दृष्टि से आकर यहाँ का दौरा कर लेना चाहते थे। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। मतलब फोटो लेने के लिए एलिजाबेथ के सभी लोग क्या हो रहे थे? रेडी हो रहे थे। इंग्लैंड के अखबारों में जो भी खबरें छपती थी वे सब खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में चिपकी हुई नजर आती थी। मतलब पहले कहाँ छपता था? इंग्लैंड के अखबारों में। वही खबर जो आज जैसे इंग्लैंड के अखबारों में छपा है तो दूसरे दिन कहाँ छपी नजर आती थी? हमारे हिंदुस्तान के अखबारों में वही खबर। रानी ने और क्या छपी आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया है, जिसका खर्च 400 पाउंड आया है। तो ये जो खबर है वहां के अखबारों में छपी हुई है कि रानी ने एक ऐसा हल्के रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा कहाँ से आया है? हिंदुस्तान से मंगाया गया है, और जिसका खर्च कितना हुआ है? 400 पाउंड हुआ है। फिर तो रानी के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां अखबारों में छपने लगी। क्या होने लगी? रानी के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, मतलब जो जो भी उनके अंगरक्षक थे उन सबकी जीवनियां अखबारों में छपने लगी। यहाँ तक कि शाही महल के कुत्तों की भी जो तस्वीरें थी वो भी अखबारों में छप गई। इस तरह शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज कहाँ हो रही थी? हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान में गूंज हो रही थी। राजधानी में शोर मचा हुआ था। देखते ही देखते पूरी दिल्ली क्या होने लगी? बदलने लगी। उसकी काया पलट हो गई, बदल गई। इंडिया गेट के सामने, अभी देखिए अब क्या समझ आएगा। इंडिया गेट के सामने स्थित जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक से क्या हो गई? गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार पहरेदारी ही करते रहे और मूर्ति नाक के नीचे से चोरी हो गई। मूर्ति से नाक क्या हो गई? चोरी हो गई। पहरेदार तो पहरेदारी कर ही रहे हैं और मूर्ति चोरी से नाक चोरी हो जाती है। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी वे तो अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी, किंतु रानी आए, मतलब अजायब घरों में ही पहुंचा दी जा रही थी मूर्तियों को, किंतु यहाँ तो रानी आ रही थी। रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सरकारी जो तंत्र थे वो सोच रहे हैं कि रानी और आ रही है और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सबकी चिंता बढ़ गई सरकारी तंत्र की, और सभी ने क्या कर लिया? मीटिंग बुला लिया। सभी चिंतित थे, यदि नाक नहीं होगी तो हमारी नाक नहीं रह जाएगी, मतलब उनकी भी इज्जत चली जाएगी। मीटिंग में हुई निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया। अब क्या किया गया? नक लगाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार वहां आता है और सभी उतरे हुए चेहरे उसने सभी उतरे हुए चेहरे देखे। और मूर्तिकार क्या करता है? सबके सरकारी तंत्र के उतरे हुए चेहरे को देखता है। उनकी बुरी हालत देखकर मूर्तिकार की आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। तभी मूर्तिकार को एक आवाज सुनाई देती है कि मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। बस मूर्तिकार हाँ करते हुए कहता है, नाक लग जाएगी सर, पर मुझे बताना होगा कि इस लाट का जो पत्थर है वो कहाँ से लाया गया है। मतलब मूर्तिकार कह रहा है कि नाक तो लग जाएगा, लेकिन ये जिस पत्थर की मूर्ति बनी है उसका जो
वो पत्थर कहाँ से लाया गया है, इसके बारे में आपको बताना होगा। तो यह सब सुन हुक्कामों ने एक दूसरे की ओर देखा और क्लर्क को बुलाकर उसे काम सौंपा गया कि पुरातत्व की फाइलें देखकर पता लगाओ कि लाट कब, मतलब ये जो खंबे हैं, ये जो मूर्ति पत्थर के बने हुए हैं, वो कहाँ बनी और ये पत्थर कहाँ से लाया गया। ठीक है, तो अब तो मूर्तिकार जो है वो पूछ रहा है कि ये पत्थर कहाँ से लाया गया है। तो सभी सरकारी तंत्र क्या करते हैं, हुक्म देने लगते हैं, क्लर्क को बुलाते हैं, उनको सौंपा जाता है कि जाओ सारी फाइलें देखो और पता लगाओ पुरानी फाइलों को देख के कि ये जो लाट है, ये जो खंबे हैं, मूर्ति का जो बना हुआ लाट या मूर्ति के जो खंबे हैं उसको बोला है, ये कहाँ बनी या पत्थर कहाँ से लाया गया। तो क्लर्क ने भी सभी फाइलें छान मारी पर कुछ पता चला, कुछ भी पता नहीं चला। फिर से सभी की हुक्कामों की फिर से सभा बुलाई गई। सबके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर एक कमेटी बनाकर उस नाक की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। फिर मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने सभी को आश्वासन दिया कि आप लोग परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के सभी पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर में खोज कर लाऊंगा। तो मूर्तिकार की यह बात सुनकर सभी कमेटी के लोगों की जान में जान आ जाती है। मतलब जितने भी सरकारी तंत्र रहते हैं सबकी जान में जान आ जाती है कि मूर्तिकार अब कहीं से भी खोज कर पत्थर लाएगा और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक को लगा देगा, बना देगा। तभी वहां पे उपस्थित सभापति ने बड़े गर्व से कहा कि ऐसी क्या चीज है जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। हर चीज हमारे देश के घर में छिपी हुई है, जरूरत सिर्फ खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी और इसी मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना बहुत ही खुशहाल होगा। तो ये सारी बातें कौन कर रहा है, वहां के कमेटी में बैठे हुए सभापति जी, वो बहुत ही गर्व से ये सारी बातें करते हैं, कहते हैं कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान के घर में छिपी हुई नहीं है, सिर्फ खोज करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है और मेहनत का फल जो होगा वो हमें मिलेगा और हमारा आने वाला जीवन भी क्या होगा, खुशहाल होगा। और सभापति का ये जो छोटा सा भाषण होता है ये कहाँ छप जाता है, अखबारों में छप जाता है। मूर्तिकार पत्थर की खोज में निकल गया। अब मूर्तिकार क्या करता है, पत्थर खोजने निकल जाता है। मूर्तिकार कुछ दिन बाद निराश वापस आता है, उदास वापस आता है। क्यों, उसे वैसा पत्थर नहीं मिलता है। उसने सिर झुकाकर खबर दिया कि मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना खोज डाला परंतु इस तरह की किस्म की पत्थर कहीं भी नहीं मिला, यह शायद विदेशी पत्थर है। सभापति अब ये बात सुनकर क्या होते हैं, सभापति पूरे तैश में आ जाते हैं, बोलते हैं लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की लगभग सभी चीजों को हम अपना चुके हैं, जैसे वहां के लोगों का दिल दिमाग, वहां के तौर तरीके, उनका रहन सहन। जब अपने हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता है। ये बात वहां के सभापति बोलने लगते हैं। जब सभापति ने जब मूर्तिकार को फटकार लगाई तभी मूर्तिकार ने क्या किया, एक और सलाह दिया। क्या सलाह दिया, और कहा कि सलाह देने के लिए कि इस शर्त पे कहा कि यह बात अखबारों तक न पहुंचे। अब मूर्तिकार क्या बोलता है, अब मैं जो सलाह दूंगा लेकिन वो बात अखबारों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अब यह बात सुनकर सभापति की आंखों में कुछ चमक आई और चपरासी से सभी दरवाजे बंद करा दिए। सभापति ने क्या किए, वहां पे चपरासी से जितने भी दरवाजे थे सभी बंद करा दिए। अब मूर्तिकार ने सलाह दिया, क्या सलाह दिया कि देश में अब अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, यदि आप लोग इजाजत हो, आप सभी ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिस भी नेता की नाक इस लाट मूर्ति पर ठीक बैठेगी मैं वहां से उसे उतार लाऊंगा। यह सुनकर सभापति की कुछ खुशी लौटने लगी और उन्होंने धीरे से मूर्तिकार से कहा, लेकिन बहुत ही होशियारी से। बस मूर्तिकार देश के दौरे पे निकल पड़ता है, एक के बाद एक दूसरे प्रदेश में एक मूर्ति के बाद दूसरी मूर्ति, दूसरी मूर्ति तीसरी मूर्ति, ऐसे करके सभी मूर्तियों की नाक टटोलने लगता है और उन्हें नापने लगता है। दिल्ली से मुंबई पहुंचता है। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक जी, शिवाजी, जहांगीर, सबकी नाकें वो टटोल लेता है। गुजरात की ओर से गांधी जी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखते हैं और फिर बंगाल की ओर चलते हैं। वहां गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, राजा राम मोहन राय जी, सबकी नाकों की नाप ली। फिर बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश आए वो मूर्तिकार। फिर आजाद, बिस्मिल, नेहरू, मालवीय की जितनी भी खंबे मूर्तियां थी, लाटे मतलब मूर्तियां, उनके पास भी गए। घबराहट
में मद्रास भी पहुंच गए, जहां तहां मैसूर केरल का दौरा करते हुए पंजाब पहुंचे और लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाठों का सामना किया और अंत में दिल्ली पहुंचकर अपनी मुश्किल को बताया कि मैं पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा करके आ गया, सभी मूर्तियों को भी देखा गया और सबकी नाकों को भी नाप लिया, और जॉर्ज पंचम की नाक इन सभी नाक से छोटी है, उनकी नाक बहुत ही छोटी निकली। मूर्तिकार जब यह बयान सुनकर सारे हुक्काम मूर्तिकार से जब ये बयान सारे हुक्काम मतलब सारे शासकीय जितने भी अधिकारी हैं, हुक्काम मतलब यहाँ शासकीय अधिकारी को कह रहे हैं कि जब सारे शासकीय अधिकारी हताश होकर झुंझलाने लगे, तब मूर्तिकार ने आगे और बताया, क्या बताया कि मैंने सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा और उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती है, बताइए अब मैं क्या करूं। मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। राजधानी में अन्य सभी तैयारियां चल रही थी। जॉर्ज पंचम की मूर्ति को मल कर नहलाना रोगन कर तैयार कर दी गई थी। फिर नाक न होने के कारण बड़े बड़े जो शासकीय तंत्र थे, सरकारी तंत्र, उनमें खलबली मची हुई थी। इधर मूर्तिकार भी सिर्फ शर्त दोहराई। कमरे के दरवाजे बंद कर दिए गए जिसमें कमेटी बैठी हुई थी। मूर्तिकार ने फिर से एक ये नई योजना बनाया और क्या बोला, सभी के सामने पेश किया इस योजना को कि नाक लगाना यदि बहुत ही जरूरी है तो मेरी यह राय है कि 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बस मूर्तिकार की इस योजना को सुनकर चारों तरफ क्या हो गया, सन्नाटा छा गया। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार ने कहा, आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम आप सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक को लोगों से चुन कर लेकर आना ये मेरा काम है, मुझे तो आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। सभी लोग एक दूसरे को धीरे धीरे बात करके मूर्तिकार को अनुमति दे दिए। अखबार में सिर्फ इतना छपाया गया कि नाक की समस्या का हल हो गया और राजपथ पर स्थित इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लग रही है। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर और साफ कर ताजा पानी डाला गया, जिससे जिंदा लगाई जाने वाली नाक सूख न जाए। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद बताए हल से परेशान था। उसने फिर जिंदा नाक लगाने के लिए कमेटी से कुछ और मदद मांगी। वह उसे मदद यह कहते हुए दे दी गई कि उस दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। वह दिन आ गया और जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सभी अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसा नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अखबारों में जो खबर छपी वो भी क्या छपी कि जॉर्ज पंचम की नाक जिंदा नाक लगा दी गई है, लेकिन यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। जिस दिन जॉर्ज पंचम के बूथ पर जिंदा नाक लगाई गई, उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा भी नहीं हुई, कहीं किसी का अभिनंदन भी नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत भी नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ, अखबार में किसी का चित्र भी नहीं छपा, सभी अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो ये है जॉर्ज पंचम की नाक का कहानी का पूरा पूरा सार जो मैंने आप लोगों को बताया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसके प्रश्न उत्तर जो हैं उसके बारे में बताएंगे और बहुत सारी इस कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है जो मन में आते हैं, सभी का सॉल्यूशन भी हम इसमें करेंगे। अभ्यास से भी रिलेटेड जितने भी प्रश्न उत्तर है सब हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आपको ये कहानी कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और यदि अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अभी तक नहीं किया वे भी सब्सक्राइब कर ले, उनको आगे भी इसी तरह के वीडियो मिल जाएंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। और नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर ले। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।